गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 13। और ये एक नया सीरीज शुरू कर रहा है बेटा, जिसमें आपको पूरी तरीके से डील करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। एक फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसके बाद एक सेगमेंट और लेकर के आएंगे F वेक्टर इज इक्वल टू आई लेंथ वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो फोर्स के दो फार्मूला को डील करेंगे। अभी क्यू वी क्रॉस बी से स्टार्ट करेंगे, हम बताएंगे क्या होता है। तो अभी हम लोग पूरी तरीके से डील करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, और ये सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है बेटा। याद है ना, प्रीवियस सीरीज जो हम लोग किए थे उस सीरीज में क्या था, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलोनॉइड एंड टोरोवाइड, जिस पे पूरे 5 लेक्चर आपको डिलीवर किए थे। उससे पहले बायो सेवर्ट्स लॉ में 7 लेक्चर, टोटल 7 5 12, और ये लेक्चर नंबर है आपका बेटा 13। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स सर, अभी इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, करंट एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब आज हम लोग शुरू करेंगे जो सीरीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आएगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले तो हम डील करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अब मैग्नेटिक फोर्स, सर ये तो बात समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इंटर करते हैं तो उस पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। रिपीट कर रहे हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इंटर करिएगा, उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। लेकिन बेटा ये जो फोर्स है ना, ये अंबानी परिवार से आता है, ये थोड़ा रईस वाला फोर्स है बेटा। इसके बहुत सारे नखड़े हैं, ये बहुत मतलब कि ये सबसे पहले कि सर हम मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो सबसे पहले बात है तो इसके कंडीशन सुन लीजिए, कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, और फिर आपको कंपेयर कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स अंबानी फोर्स है बेटा, रईस फोर्स है। सबसे पहले तो ये बोलता है कि हम रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगेंगे। कहाँ लगोगे बेटा, ये जब मूविंग कंडीशन होगा, जब चार्ज पार्टिकल इज इन मूविंग कंडीशन, तभी ये फोर्स को एक्ट करेगा। चलो एक बात मान लिए। दूसरा बात क्या बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब ये बोलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने थ्रो किया पैरेलली और एंटी पैरेलल, अगर अलोंग द डायरेक्शन या एंटी पैरेलल द डायरेक्शन हो गया, तब भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, अपना वैल्यू क्या दे देगा बेटा, 0। रेस्ट में भी ये एक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा बोलता है कि जो जिधर चार्ज पार्टिकल का आपका वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल हो गया बेटा थीटा। मतलब V और B के बीच में आपका एंगल होना चाहिए। जिधर आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग फेंक दिए तो ये फोर्स क्या दे देगा बेटा, 0। मतलब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा B cos थीटा और दूसरा हो जाएगा B sin थीटा। तो B cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, B cos थीटा और V, देखो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया कि नहीं। जहां एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर एलोंग द डायरेक्शन आ गया या एंटी पैरेलल द डायरेक्शन आ गया, तो क्या लोग बोलेगा बेटा कि हम फोर्स एक्ट ही नहीं करेंगे। तो इसके बहुत सारे कंडीशन है। पहला तो बोलेगा कि हम चार्ज पार्टिकल पे ही लगेंगे। चलो वो तो अंडरस्टूड है कि न्यूट्रॉन वगैरह पे तो आएगा ही नहीं। पहला कंडीशन क्या हो गया कि पार्टिकल को चार्ज होना चाहिए। दूसरा, वो रेस्ट में नहीं होना चाहिए, रेस्ट में ये अपना फोर्स लगाएगा ही नहीं। इसको हमेशा कैसा कंडीशन चाहिए, मूविंग कंडीशन चाहिए। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रहा, यह फोर्स एक्ट ही नहीं करता है। तो इसके बहुत सारे कंडीशंस है बेटा। और वहीं पे मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी सुन लीजिए। हालांकि कई बार कंपेयर करने के लिए आता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में। सुनोगे बेटा,
मैग्नेटिक फोर्स अगर हम कंपेयर कर देंगे अभी ही तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का काउज क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सर एक मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बेटा, चार्ज पार्टिकल, मतलब सर यहाँ का ओरिजिन जो होता है चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन यहाँ का ओरिजिन क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हालांकि और भी आपको बता चुके हैं, करंट कैरिंग वायर भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वहां से भी मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो सर एक डिफरेंस तो बात क्लियर है। दूसरा, अगर कोई पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में है बेटा, अगर पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो आपके पास क्या होगा बेटा, रेस्ट में होने के बावजूद भी अगर यहां पे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में है, तब भी ये F बराबर क्या लगा देगा बेटा, QE। और आपको भी पता है अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहा तो एंटी पैरेलल लगाएगा बेटा। सर ये आपको ऑलरेडी क्लियर है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, QE वेक्टर होता है। कोई मैटर नहीं करता है कि ये रेस्ट में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, बड़ा ग्राउंड टू अर्थ वाला फोर्स है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, हर कंडीशन में जाकर के वो अपना फोर्स को एग्जर्ट कर देता है। कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अगर यहां पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0। इलेक्ट्रिक फोर्स आइदर पैरेलल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या एंटी पैरेलल लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स बेटा हमेशा क्या कहां पे लगता है, अगर वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहां पे आ जाएगा पैरेलल एंटी पैरेलल, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। देखिए ना, ये जो B का कंपोनेंट बना B cos थीटा और V मिल करके कुछ भी नहीं देगा, लेकिन ये B sin थीटा और V के साथ अपना खेल लेगा मैग्नेटिक फोर्स का। अभी जस्ट हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, धीरे धीरे करके सब फार्मूला में लेकर के चलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। अभी इतने बाद जितना डिस्कशन किया उसका 2 ही निचोड़ है बेटा, कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगता है और पैरेलल एंटी पैरेलल में इसका वैल्यू 0 हो जाता है। किसके पैरेलल एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में थीटा इज इक्वल टू कंफर्म है कि आपस में ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ये फोर्स एक्ट करेगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना के दिया, तो एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है तो पैरेलल एंटी पैरेलल में इसका वैल्यू क्या हो जाता है सर, F मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। लेकिन वही इलेक्ट्रिक ओरिजिन के फोर्स में पैरेलल लगता है या एंटी पैरेलल लगता है, बताइए तो बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट आगे बढ़े। B और V में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। चलिए बेटा अब कुछ ना कुछ हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इसको। ये कुछ खास लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा लाइन बार बार यूज करेंगे, हालांकि फिर भी आप लोग नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास बोर्ड पे बेटा बिल्कुल जगह नहीं मिला, मतलब कि ज़्यादा कुछ नोट करने का। इस सब के बारे में देखते हैं, अगर नोट्स होगा तो आपको दे देंगे। अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग फोर्स एक्टिंग। देखो बेटा फिर से रिपीट कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अभी हम रिजल्ट देने जा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अभी जो हम आपके सामने फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो आपको उसके बारे में हेडेक नहीं लेना है कि सर ये कहाँ से आया कैसे आया। जब हम बोल दिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है मीन्स सारा मैटर हो गया क्लोज। देखिए बेटा, इफ अ पार्टिकल कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर, मूव कर रहा वेलोसिटी v वेक्टर से, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, देन इट एक्सपीरियंसेज अ फोर्स f वेक्टर गिवन बाय। अब समझ में आया कितना अच्छे तरीके से लिखे हैं? फिर से रिपीट करें, इफ अ पार्टिकल कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स f वेक्टर इज गिवन बाय चार्ज पार्टिकल v वेक्टर
क्रॉस वी वेक्टर। बार बार बोल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब और कुछ बताते हैं बेटा। और देखिए एक्सपेरिमेंटली, हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या देखे, जो लोग ऑब्जर्व किए थे एक्सपेरिमेंटली कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितना ज़्यादा वेलोसिटी हो रहा इस फोर्स का डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा रहा। याद आपको आ गया होगा बेटा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में था तो ये अपने पाथ से डिविएट नहीं कर रहा था। अगर ये रेस्ट में है तब इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण यहाँ पे कोई सा भी फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन रेस्ट से जैसे आप इसको मूव कराना शुरू किए, अगर इसको हम मूव कराना शुरू किए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स तो था ही नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा नहीं, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर इसको सीधे जाना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फोर्स कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, जीरो होता है, इनसाइड द कंडक्टर होता है, लेकिन कंडक्टर के बाहर में तो होता नहीं है। कैसे? अगर ये रेस्ट, फिर से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरा टाइम जा रहा। करंट कैरिंग वायर आई, अगर यहाँ पे प्लस क्यू है और अगर ये रेस्ट में है बेटा तो अभी भी ये रेस्ट में ही है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू अगर रेस्ट में भी है तो इस पे इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स लगा देता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स लगाने के लिए रेस्ट और मोशन देखने की जरूरत है ही नहीं। तो सर यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स नहीं है। तो अगर इस क्यू चार्ज को अगर हम मूव कराना शुरू करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए था, लेकिन क्या देखा गया बेटा कि ये धीरे 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 करके जा करके अपने पाथ से डिविएट हो गया, अपने पाथ से डिविएट हो गया। तो पता लगा कि इलेक्ट्रिक ओरिजिन का तो कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब कोई ना कोई अननोन फोर्स है जो इसको अपने पाथ से डिविएट कर दे रहा। उसके बाद मैग्नेटिक नीडल ला करके देखा गया तो करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेटिक नीडल भी डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। तो उस अननोन फोर्स का नाम क्या रख दिया गया बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। तब पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा, मतलब यहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मींस ये जो डिविएशन हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मींस यहां पे एक फोर्स एक्ट किया होगा और जिस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। याद आ गया। सर वेलोसिटी जितना ज़्यादा रखिएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा, ये तो हो गया वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था कि वेलोसिटी ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा तो आपका फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करता है। और दिस फोर्स इज डिपेंड करता है थीटा पे भी बेटा, मतलब साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ऊपर फेंके, नीचे फेंके, नॉर्थ फेंके, साउथ फेंके, ईस्ट में फेंके, मिस एंगल नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में फेंके, मिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करता है तो सर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इफ वी आर कंबाइंड ईच अदर देन वेलोसिटी बी इंटू साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन वगैरह हटाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। और क्यू वी बी साइन थीटा को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम बार बार बोले, आप ये मत पूछ दोगे सर यहाँ पे कि सर क्या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा? नहीं बेटा, इसी तरीका से ऑब्जर्व किया गया। पूरा डायरेक्शन का एनालिसिस के बाद ये वाला इक्वेशन दिया गया है। अगर आप इसको इधर उधर से प्रूव भी करते हो कि देखो डायरेक्शन दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बता ही चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। कैसा है सर? इस वे में आया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स f वेक्टर व्हिच इज गिवन बाय f वेक्टर इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मींस यहां से एक बात और पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है कहीं ना कहीं एंगल डिपेंडेंट फोर्स है, बट इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स क्या है? ये एंगल डिपेंडेंस नहीं है, या तो पैरेलल में या तो एंटी पैरेलल में। यहां पे एंगल डिपेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है। देखो ना, फॉर्मूला में ही है बेटा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो कोई तो एंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वी बी साइन थीटा।
सर क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स में और मैग्नेटिक फोर्स में डिफरेंस भी समझा दिए। एक चार्ज के कारण ओरिजिनेटेड होता है, एक मैग्नेट के कारण ओरिजिनेटेड होता है। एक रेस्ट और मूविंग में भी लग सकता है, एक सिर्फ मूविंग में लग सकता है। एक पैरेलल और एंटी पैरेलल लग सकता है, एक सिर्फ परपेंडिकुलर लग सकता है। एक एंगल इंडिपेंडेंस है और दूसरा एंगल डिपेंडेंस है। कम से कम 4 आपको तो यहीं पे बता दिए। हम नोट नहीं कर पा रहे स्पेस के वजह से, लेकिन आप जरूर नोट कर लेना। फिर से रिपीट कर दे बेटा, इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स के बारे में 4 बातें बता रहे हैं। पहला, चार्ज के साथ ही ओरिजिनेटेड होता है, चार्ज इसका काउज होता है। सेकंड, ये क्या होता है बेटा, रेस्ट में भी लगता है, मूविंग कंडीशन में भी लगता है। थर्ड में क्या होगा, ये पैरेलल लगता है या एंटी पैरेलल लगता है, ये एंगल इंडिपेंडेंस होता है। और खींच के 1-2 लाया जा सकता है, F इक्वल टू QE होता है। 5 तो इसी तरीके से हो गया, 5 फार्मूला भी ला दीजिएगा। F इक्वल टू QE होगा, उसका यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन पर कूलम होगा या वोल्ट पर मीटर होगा। अब मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स आ जाइए। इसका कारण एक करंट कैरिंग वायर हो सकता है या एक मैग्नेट हो सकता है। सेकंड, ये हमेशा मूविंग चार्ज पर आएगा। थर्ड, ये हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल में इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा। फोर्थ, ये एंगल डिपेंडेंस होता है, एंगल डिपेंडेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एंड लास्ट इसका यूनिट होता है बेटा टेस्ला और CGS यूनिट होता है गॉस। टेस्ला गॉस में हम लोग इसको डील करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का नोट्स एक बार देख लीजिए बेटा। इसमें मेजर 8 डिफरेंस बता दिए हैं आपको। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी डिस्कस किए, बार मैग्नेट के कारण, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। ये सब आगे डिस्कस करेंगे। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जब होगा तब दोनों पोल होता है। ये आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस जान लीजिए कि बार मैग्नेट के कारण आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, या तो स्टेशनरी या तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा, सिर्फ मूविंग चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स या तो पैरेलल हो सकता है या तो एंटी पैरेलल, मींस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कोलिनियर होगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज कोलिनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी एंगल इंडिपेंडेंस नहीं होता है, ये हमेशा एंगल इंडिपेंडेंस होगा, एंगल डिपेंडेंस होगा। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन इसमें ऑलरेडी आप टर्म देख रहे होंगे वेलोसिटी का, मीन्स ये हमेशा वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर होता है। इधर देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स तो Q V क्रॉस B, इसका यूनिट टेस्ला या गॉस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, कैसे, F वेक्टर इज इक्वल टू QE, तो A वेक्टर बराबर QE डिवाइडेड बाई M। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए, एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होते जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। सर एक्सेलरेशन तो इसमें भी आ रहा, तो बेटा एक्सेलरेशन आने का 2 तरीका होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेजर किसके कारण आता है बेटा, डायरेक्शन के कारण आता है, मैग्नीट्यूड के कारण नहीं। क्यों, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पे बराबर होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, 0, बट डायरेक्शन वाइज एक्सेलरेशन आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, अब देख लीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0, पावर 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, शुरू का काइनेटिक एनर्जी फाइनल के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बट इलेक्ट्रिक फोर्स में ये सब नहीं होता है। मेजर हमने जो आपको थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट बताया उसको रिटन फॉर्म में कर दिए, बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो बेटा, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। एंड ऑफ द डे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉपी में क्या है, तो आप इसके कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा। बोर्ड पे हम नोट्स नहीं बना पाए, इसीलिए इसका नोट्स आपको हम दे दिए। इसके कॉपी में नोट्स बना दीजिए, मेजर डिफरेंस कर दीजिए। ये डिफरेंस सिर्फ डिफरेंस नहीं है, ये कम से कम 5-6 पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में नॉलेज दिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कम से कम 8 पॉइंट जान लिए। तो बेटा इसका नोट्स बनाइए, फिर आगे देखिए।
पॉइंट नंबर 7 एंड 8 जो एक्सेलरेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और लास्ट में वर्क डन, पावर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा अभी थोड़े से 10 मिनट के बाद सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप इसको क्या काम कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एक साथ, क्योंकि अभी यहाँ पे 5 कराते, वहाँ पे 3 कराते, तो एक साथ आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा बेटा। कैसे वर्क डन 0 हुआ, पावर 0 हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, कैसे बराबर हुआ, एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन किसके वजह से, आगे क्लियर हो जाएगा। वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर एकदम क्रॉस प्रोडक्ट से ही मेरा मामला क्लियर है कि दिस एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। दिस एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, ऑलवेज हमेशा ऐसा ही होगा। एंड लास्ट वी वेक्टर एंड बी वेक्टर में, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर में और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपस में ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपस में होगा तो सर इधर हो गया v, इधर हो गया b, दोनों वेक्टर, या अगर ऐसे नहीं होगा तो ये भी हो सकता है v वेक्टर और इधर हो गया b वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फोर्स एक्ट करेगा, अगर v और b अगर बोर्ड के प्लेन में आप बनाए हैं सर, तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर करेगा, या तो डॉट में करेगा या तो क्रॉस में करेगा, या तो डॉट में करेगा या तो क्रॉस में करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते बेटा। ये कितना हो गया बेटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए हम बस बोलते जा रहे हैं, बस आप नोट करते जाइएगा सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ बता रहे हैं। अब देखो तो बेटा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है सर। अगर यहाँ पे केस आ जाइए बेटा, अब चूंकि अभी हमको पूरा डायरेक्शन भी डील करना है, लेकिन एक छोटा सा केस तो हम बता ही सकते हैं। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया तो मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0। मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स क्या हो जाएगा, 0। देखोगे बेटा हम ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीका से लिखेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स कभी भी लिखना होगा तो एफ मैग्नेटिक कर देंगे। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी बोलेंगे, और ये हो गया का मैग्नेटिक फोर्स। चलिए ठीक है सर। थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, क्योंकि थीटा 0 180, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा सर, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम में एम जाकर डिवाइड हो गया तो एक्सेलरेशन बराबर 0। एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी बराबर या स्पीड बराबर क्या बोल देंगे बेटा, कांस्टेंट। और ये जो ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है सर, ये क्या होता है ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब चलने का पाथ फॉलो करता है। अगर कहीं पे एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या, उसका वेलोसिटी या स्पीड, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, अभी तुरंत आएंगे वेलोसिटी और स्पीड पे, वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं, ए बराबर 0, इट मीन्स दैट वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और ये हो गया 0, इट मीन्स दैट ये मस्ट बी कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ जा रहा तो कैसा ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा सर, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। क्या फॉलो कर जाएगा बेटा, आपका स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। चलिए एक बार हम इसको और डील करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक है ट्रैजेक्टरी जहां पे आपको बताएंगे कि ये स्पाइरल कब होगा, हेलिक्स कब होगा, सर्कुलर मोशन कब होगा, स्ट्रेट लाइन कब होगा। बस अभी इतना जान लीजिए, थीटा बराबर 0 और 180 डिग्री तो मैग्नेटिक फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए सर, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और वो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, क्यू वी बी यही मिलने वाला है। अगर ये मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 90 और साइन 91, साइन 91 मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इस कंडीशन में फोर्स भी जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा, और किसके बराबर मिलेगा, क्यू वी बी के बराबर। मतलब ये फॉर्मूला देख करके तो हम इसी तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद देखो बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, थर्ड जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, Q बराबर 0 हो जाए, वेलोसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, थीटा भी होगा, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0।
बच्चा वाला चीज़ है सब कुछ। अगर चार्ज आपके पास हो गया लेकिन ये रेस्ट में रह गया, ये रेस्ट में रह गया, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, थीटा भी आपके पास है, थीटा आपके पास है मतलब नन अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा 0। यस सर, ये भी बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं Q भी है, V भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ही अगर 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर ही नहीं कर रहा, तो ऐसे भी समझो ना, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और चौथा कंडीशन क्या होगा बेटा इसी में, अगर थीटा 0 180 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स कब कब 0 होगा। सर फार्मूला देख के ही पता चल जाएगा। अगर Q 0 हुआ तो 0, V 0 हुआ तो 0, B 0 हुआ तो 0 और थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी डायरेक्शन में नहीं आया है बेटा, अभी तुरंत डायरेक्शन में आएंगे और बहुत कुछ अभी डिस्कस करना है। चलिए हटाइए इसको, इस सबको हटाते हैं बेटा, इस सबको हटाते हैं। जरूर नोट कर लीजिएगा सब कुछ, ये सब नोट कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स इस सब में डिफरेंस भी कर लेना बेटा। चलिए बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर दिए कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब आगे कुछ करते हैं बेटा, डायरेक्शन के साथ अभी हम पूरा का पूरा आपको ट्रेंड करते हैं डायरेक्शन कैसे होगा। लेकिन डायरेक्शन से भी पहले हम अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं एक चीज़। अभी आपको क्या बताया, एफ वेक्टर बराबर क्या बताया बेटा, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। यस सर, अभी आप बताओ बेटा, एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। ये क्या बोले बेटा, ऑलवेज। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज होगा। यस सर, ये ऑलवेज हो गया। ठीक है बेटा, अगर ऑलवेज हो गया तो बताइए बेटा, जिधर वेलोसिटी होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जिधर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या एंटी डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब अभी बताना ये चाह रहे हैं कि अगर एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डीएस वेक्टर। अगर मान लेते हैं इधर वेलोसिटी है तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े हो बेटा, वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये सर पढ़े हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आप ही बताइए कि इन मैग्नेटिक फील्ड में थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बार बार लिख रहे हैं बेटा ऑलवेज, ये क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से ही उठाए हैं सर। एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिख रहा है बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया तो फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट एस, मीन्स एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0। मीन्स सर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है बेटा, वर्क डन। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इंटर कराएंगे, हमेशा क्या मिलेगा बेटा, आपका वर्क डन इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है सर, वर्क डन 0 मिलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है सर, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर याद है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाला होता है, चेंज इन क्या हो जाएगा बेटा, आपका काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए बेटा, वर्क डन 0 हो गया तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज 0, इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आपको याद आ रहा है, ये कंडीशन कहीं पे एक जगह और पढ़े थे हम लोग, बता सकता है कोई, दिमाग में आ रहा है, क्लास 11th में था, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये पढ़े थे बेटा हम लोग कॉलिजन में, जब हम इलास्टिक कॉलिजन को डील करते हैं तो वहां पे आपको सिखाते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर देना, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को इक्वेट कर दोगे। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी इनिशियल और फाइनल बराबर
बराबर नहीं होता है। ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो वहां पे निकालते हैं बेटा हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, बट इलास्टिक कॉलिजन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आता है बेटा? जीरो आता है। चलिए वहां का चीजें याद आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यह बात आपको साफ समझ में आ गया होगा कि U बराबर V होगा बेटा। समझ में? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m U का स्क्वायर हाफ m v का स्क्वायर, सब कटा तो बेटा क्या हो गया? U बराबर v। मतलब क्या हो गया बेटा? U इज इक्वल टू v। मतलब स्पीड, अभी स्पीड का नाम ले रहे हैं, ध्यान रखोगे बेटा। स्पीड, यहां से आपका एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। एक ही ऑब्जर्वेशन हुआ, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यस सर, स्पीड आपका क्या आ जाएगा बेटा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों स्पीड का नाम लिए हैं बेटा? देखिए F इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू होता है m में, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर क्यू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई m। अब बोलोगे कि सर यहां तो साफ दिख रहा कि एक्सेलरेशन आपका आ चुका है। एक्सेलरेशन आपका आ चुका है कहां पे? मैग्नेटिक फोर्स में आपका एक्सेलरेशन आ रहा। तो वो एक्सेलरेशन कहां से आता है बेटा? सर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv डिवाइडेड इज इक्वल टू dt। dv बाई dt, जहां पे भी स्पीड में चेंजिंग आएगा, जैसे अभी 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, तो दिख रहा ना स्पीड बढ़ता जा रहा, स्पीड बढ़ता जा रहा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सर यहां पे तो स्पीड कांस्टेंट हो गया। अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो गया बेटा, तो आप बताइए ये एक्सेलरेशन कहां से आया? अगर यहां पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट हो गया तो ये एक्सेलरेशन कहां से आया? उसका आंसर क्या है कि सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये कौन सा क्वांटिटी होता है बेटा? ये क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेकर के आए, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये कहीं ना कहीं डील कर रहा स्केलर को। सर और थोड़ा सा डील करिए, एक्सेलरेशन कहां कहां से आ सकता है? एक्सेलरेशन आने का दो काउज है, एक्सेलरेशन आने का दो काउज है। या वेलोसिटी के कारण क्या हो सकता है? वेलोसिटी में चेंज कैसे कैसे हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड वाइज, या तो आपका डायरेक्शन वाइज, या तो मैग्नीट्यूड वाइज या तो डायरेक्शन वाइज। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा सर, क्या आपका मैग्नीट्यूड से आ रहा? सर मैग्नीट्यूड से कैसे आ सकता है? u बराबर v है, अगर u v आपस में बराबर हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। u और v चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड से जो मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन आता है, वो वाला टर्म तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपका हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। मतलब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि वो स्पीड को चेंज कर सकता है। आ जाते हैं सर क्यों? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड में साफ देख रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अगर वर्क डन जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब इनिशियल बराबर फाइनल, मतलब स्पीड हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब ये जो एक्सेलरेशन यहां पे आ रहा होगा, ये मैग्नीट्यूड के कारण आ ही नहीं सकता है, क्योंकि स्पीड तो आपका कांस्टेंट है। मींस सर एक्सेलरेशन आने का दूसरा एक और रास्ता है सर, वो है आपका डायरेक्शन। मींस अगर यहां पे एक्सेलरेशन आया होगा तो ये एक्सेलरेशन या तो मैग्नीट्यूड से आएगा या तो डायरेक्शन से आएगा। मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है तो सर ये कहां से आया? डायरेक्शन से आया। मींस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स आता है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा, उसके बाद जो एक्सेलरेशन आता है, ये एक्सेलरेशन आया है डायरेक्शन के वजह से। एक्सेलरेशन दो ही वजह से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाला टर्म्स आपका जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होगा तभी ये आएगा, इस कारण से ये डायरेक्शन आ गया। इट मींस दैट ये कंक्लूजन हो गया बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड जो होता है वो ऑलवेज रिमेन्स
कांस्टेंट, ऑलवेज, हमेशा क्या होता है बेटा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या वेलोसिटी होता है, ऑब्वियसली बात है कि वेलोसिटी तो होगा। अब वेलोसिटी में भी देखो बेटा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स में स्पीड कभी भी चेंज नहीं करना है। जो एक बार स्पीड आ गया वही स्पीड आ गया, लेकिन चेंज क्या होगा सर, डायरेक्शन। चेंज क्या होगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो गया वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आएगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। यस सर, एक्सेलरेशन दो वजह से आ सकता है, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या वेलोसिटी के डायरेक्शन से। वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड है नहीं, मिस वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या इस चैप्टर में वेलोसिटी होता है, यस सर, और क्या इसके पास स्पीड क्या हो जाता है सर, जीरो हो जाता है। मतलब यहां पे स्पीड बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन उसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे आ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहोगे। डायरेक्शन हमेशा क्या होगा बेटा, चेंज होते रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन हमेशा आएगा। इट मींस सर डायरेक्शन आएगा, ये सब बातें समझ में आ रहा। कुछ ना कुछ सर्कुलर मोशन के साथ आप रिलेट कर रहे होंगे कि देखो तो बेटा, अगर मोशन हमेशा चेंज हो रहा, अगर मोशन हमेशा चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा। आप देखो ना बेटा, अगर आप एक सर्कुलर मोशन सोचो, आप अगर एक सर्कुलर मोशन सोचो तो यहां पे इधर वेलोसिटी, यहां इधर वेलोसिटी, यहां इधर वेलोसिटी, यहां इधर वेलोसिटी, यहां इधर वेलोसिटी, हर पॉइंट पे देखो तो बेटा वेलोसिटी चेंज हो रहा कि नहीं। लेकिन ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा ड्यू टू डायरेक्शन, नॉट बाय मैग्नीट्यूड। वहां पे भी आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन चार तरह का होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद आ रहा, वही रेडियल एक्सेलरेशन बताएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताएंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक होता है, उसके बाद नेट एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये सब जो चीज आपको बताए थे बेटा, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाता है बेटा। मैग्नीट्यूड चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्री सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब सेंटर और पीटल का मतलब लब, लब हो जिसको सेंटर से, वो आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई थिंक बहुत पीछे हमको जाना पड़ा क्लास 11 तक। तो दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल वाला मामला क्या होगा, ड्यू टू मैग्नीट्यूड चेंज के वजह से, और सेंट्रीपिटल के वजह से क्या होगा बेटा, डायरेक्शन चेंज होने के वजह से। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉमन क्वेश्चन है कि इन अ सर्कुलर मोशन कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होना पॉसिबल नहीं है। सर अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा वो कभी सेंटर में मूव ही नहीं कर पाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं होगा तो उस सर्कुलर मोशन का नाम हो जाता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसीलिए तो उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, पर हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। एंड दिस वेलोसिटी चेंज ड्यू टू द डायरेक्शन। हमको लगता है पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि एक्चुअली क्या होता है। एक्सेलरेशन तो आपको दिख गया, लेकिन ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के वजह से नहीं आया, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के वजह से आया, जो कि एसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। और टेंजेंशियल वाला क्या होता है बेटा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T1 पे V1 वेलोसिटी था और T2 पे वेलोसिटी V2 था, लेकिन यहां पे तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, मतलब V1 और V2 हमेशा बराबर हो जाएगा किसी भी गिवन टाइम T1 और T2 में। तो V1 माइनस V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल वाला कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और ये V स्क्वायर किसके वजह से आएगा, सिर्फ वही V जो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट U बोले चाहे V बोले, लेकिन ये किसके वजह से आया है बेटा, ड्यू टू द डायरेक्शन चेंज। ये एकदम आपको बेसिक उठा करके लेके आ गए, सर्कुलर मोशन से लेकर के सब कुछ।
बहुत कुछ क्लियर हो गया बेटा। एक बार आप रिवाइंड करके देखें ना, हम बार बार बोलेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि पावर कितना डिलीवर्ड करता है, पावर कितना डिलीवर्ड करता है, तो उसका आंसर क्या बोलिएगा, सर पावर कितना डिलीवर्ड करता है, पावर बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो एफ और वी तो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। इट मींस दैट एफ वी कॉस 90 डिग्री, इट का मतलब क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। मतलब इसमें भी पावर कितना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नो मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, एक तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क और एनर्जी, और जो पावर भी डिलीवर्ड होता है वो कितना हो जाता है बेटा, 0। मींस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में इस चैप्टर में ना आपको वर्क डन का हेडेक है, ना आपको एनर्जी का हेडेक है, ना आपको पावर का हेडेक है। क्यों पावर का हेडेक नहीं है, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, सो द पावर डिलीवर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होगा। छोटी छोटी बातों को भूलिएगा मत, ये असर्शन रीजन में बड़ा काम आता है बेटा। जितना भी डिस्कस किए ना, ये असर्शन रीजन का निचोड़ है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से उठा करके हम आपका लेकर के आ गए। क्लियर हो गया, ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब हम आ जाएंगे डायरेक्शन में। ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे बेटा डायरेक्शन का। डायरेक्शन की देखिए किस वे में बात करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि वो याद हो जाए। एक मिनट बेटा, बस टाइम देख लेते हैं, बस टाइम देख लेते हैं। चलिए काफ़ी टाइम ले लिया, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं हमको। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी सब नोट कर लिए होंगे। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, वी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके डायरेक्शन की चर्चा होगी, अब इसका डायरेक्शन का चर्चा होगा। वेक्टर क्वांटिटी कितने हैं बेटा यहाँ पे, सर एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर क्वांटिटी है और बी वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, हम क्या पहले वाला रिकैप करना कोई फायदा है, क्या बताए थे बेटा इससे पहले क्या था, डीबी इज इक्वल टू क्या था बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। याद है ना बेटा ये सब, आई डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो क्या बोले थे बेटा, फर्स्ट आई डी एल पे आप हाथ रख देना, आर के तरफ मोड़ देना, अंगूठा आपका क्या दे देगा बेटा, डायरेक्शन। अभी देखिए बेटा आगे बढ़ते जाएगी चीज़ें, आई एल क्रॉस भी होगा, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी भी आएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाएंगे, जहाँ पे ईएमएफ निकालेंगे वहाँ कुछ और बताएंगे, वी क्रॉस एल डॉट बी, ये सब कुछ सिखा देंगे बेटा। तो सबसे पहले अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं वो जान लो। आईडीएल पे आप हाथ रखिए और आर के तरफ घुमाइए, आपका अंगूठा क्या दे देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। या दूसरा रूल क्या बताए थे, राइट हैंड पाम रूल, कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दो, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दो, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हाथ ऐसे खोल दो, पाम आपका क्या डायरेक्शन दे देगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। लेकिन मेरे पास एक और तरीका बताए थे, पाम का डायरेक्शन बोले या ये टक टक का डायरेक्शन बोले, ये देखो टक टक, ये इसका डायरेक्शन, जिधर करंट जा रहा और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, डॉट ऐसे जा रहा तो क्रॉस, ऐसे जा रहा तो क्रॉस, सॉरी ऐसे जा रहा तो क्रॉस, इधर जा रहा तो आपका डॉट हो गया। मतलब सर ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आईडीएल पे हथेली रख दो, आर के तरफ मोड़ो, थंब आपका क्या दे देगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। या करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दो और जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा उधर टक टक, अगर ऐसे जा रहा तो इधर, ऐसे जा रहा तो इधर, इधर जा रहा तो ऐसे, अगर इधर पूछ रहा तो अंगूठा इसी डायरेक्शन में, मतलब अंगूठा को फंसाए रहो और जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा उधर टक टक। क्या अब तक इससे ज़्यादा कुछ हम पढ़ाए हैं? ये सब याद है ना बेटा। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या हो जाता है, डॉट। कैसे हो जाता था, ये देखो बेटा अंगूठा को देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये अंगूठा को देखिए तो बेटा घुमा रहा है, पाम हमेशा कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा को घुमा रहे हैं, देखिए तो पाम आपके तरफ आया कि नहीं, तो क्या बोल देंगे, डॉट।
अब देखो तो बेटा क्लॉकवाइज ऐसे करके अंगूठा को घुमा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा अंदर में क्रॉस। तो याद रखो बेटा अभी डायरेक्शन करने से पहले पहले पीछे का डायरेक्शन क्या था उसको जरूर याद रख लेना। सर आप एक बताए थे थंब रूल और एक बताए थे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल थोड़ा ज़्यादा इजी था कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा देंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा टक टक। ये टक टक ऐसे करने का मतलब भी होता है सर ये पाम का डायरेक्शन होता है, ये पाम का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। कई बार रिपीट कर दिए होंगे, कई बच्चे काफ़ी बोर हो रहे होंगे। अलग बात है हम ऑनलाइन में उनका बोरियत फील नहीं कर पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको हम बताए थे बेटा डायरेक्शन के बिना यहाँ चलना मुश्किल है। दो ऑप्शन आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब ट्रिक्स देखिए मेरा इसका डायरेक्शन का, F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कुछ है ही नहीं बेटा, V वेक्टर पे फर्स्ट वेक्टर और ये क्या हो गया बेटा आपका सेकंड वेक्टर। मतलब फर्स्ट वेक्टर पे अपना हथेली लगाओ और बी के तरफ मोड़ो, मतलब कर्ल फिंगर को रोटेट करो, कर्ल फिंगर को इधर क्या करो बेटा रोटेट ऐसे कर लो और ये फर्स्ट वेक्टर पे अपना क्या रख दो बेटा अपना हथेली रख दो। इस तरीके से हथेली रख दिए और जिधर बोलेगा उधर मोड़ देंगे। अंगूठा आपका किसका डायरेक्शन दे देगा, फोर्स का। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वेलोसिटी पे आप अपना हथेली रख दीजिए और बी के तरफ मोड़िए, अंगूठा ऑटोमेटिकली किसका डायरेक्शन दे देगा आपको, फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। अब हमेशा हम लोग लेकर के क्या चलेंगे, थंब रूल। सर थंब रूल तो हर जगह लेकर के चल रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं था। ये देखना था बेटा, अगर जो हम आपको क्या बताए थे अभी एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोले थे कि अंगूठा ऐसे कर, ये क्लॉकवाइज हो गया, चलो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में क्या की बोले थे बेटा, ऐसे करके अंगूठा लेके घुमाओ, पाम आपके तरफ जा रहा कि नहीं, तो देखो तो जिधर आपको निकालना है वो कर दिए। सर आइडियल क्रॉस आर से चलते तो, अरे देखो ना बेटा ऐसे करके अंगूठा जा रहा है, देखो तो पाम किधर टक टक आपके तरफ आ गया कि नहीं। और अगर हम बोलेंगे कि सर आइडियल क्रॉस आर पे चलिए तो, अरे आइडियल क्रॉस आर पे देखो तो बेटा ये देखो ऐसे करके हथेली रख दिए और आर कहाँ जाना है बेटा, रेडियस की तरफ जाना है, इधर मोड़ना है। देखिए तो अंगूठा आपके तरफ आया कि नहीं, देखिए तो अंगूठा आपके तरफ आया कि नहीं, देखिए तो अंगूठा आपके तरफ आया कि नहीं। अगर सर इसको अगर आप ये कर दीजिएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करेंगे बेटा तो क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेंगे, पहला वेक्टर आइडियल पे आप अपना हथेली रख दीजिए, आप अपना सर हथेली रख दीजिए। तो हथेली कैसे रख करके मोड़ेंगे बेटा, सर हथेली ऐसे रखिएगा तभी तो मुड़ेगा ना आपका, तो अंगूठा कहाँ चला गया, क्रॉस में। तो सर सबसे बेसिक रूल तो यही है थंब रूल। थंब रूल में यही बात ही है कि फर्स्ट वेक्टर के तरफ आप अपना हथेली रखिए और सेकंड वेक्टर के तरफ मोड़ दीजिए। अंगूठा आपका क्या दे देगा बेटा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे देगा, मतलब किसका डायरेक्शन हो गया, फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। सर चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पे पूरा डायरेक्शन दिखाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक ही मेथड है और वहाँ अब तक एक ही मेथड पढ़ रहे हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या पढ़ने से थोड़ा चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि कई बार आइडियल क्रॉस आर थोड़ा मोड़ना मुश्किल होता है या हो सकता है उसमें 5 सेकंड का टाइम लगे, तो राइट हैंड पाम रूल में टक टक करने में आपको 2 सेकंड का टाइम लगेगा, 3 सेकंड का सेव हुआ ना, बस इसीलिए पढ़ लिए। यहाँ पे सबसे आसान यही होगा कि वी पे हथेली रखिए, इस पे कहाँ रखना बेटा, फर्स्ट वेक्टर पे हथेली रखिए और कर्ल फिंगर को मोड़िए, कर्ल करके फिंगर को मोड़िए, मतलब फिंगर को कर्ल कर दीजिए, फिंगर को कर्ल करिए। अंगूठा आपको किसका डायरेक्शन दे देगा, एफ वेक्टर का। क्वेश्चन बहुत सारे करा देंगे, एकदम सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आइए। सर यहाँ पे एक बात को समझ लो बेटा, अगर ये बात आपका डायरेक्शन का निचोड़ होगा, ध्यान से समझना बेटा। देखो वी वेक्टर का 2 डायरेक्शन होगा, वी वेक्टर का 2 डायरेक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है बेटा, नहीं पता हमको, एक्स होगा या तो -x होगा, इसी में तो हो सकता है ना। वेलोसिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड या तो y में होगा या तो -y में होगा। 2 डायरेक्शन तो ये ऑक्युपाई कर सकता है, दो डायरेक्शन ये ऑक्युपाई कर लेगा। याद रखना बेटा, फोर्स या तो डॉट में होगा या तो आपका क्रॉस में होगा। बस ये इस बात को अगर याद रखोगे, सवाल बड़ा अच्छा से एलिमिनेट होगा। 2 ऑप्शन फिर से बता रहे हैं, मान लेते हैं v मेरा डॉट में है या क्रॉस में है, मतलब वेलोसिटी ही है, या तो चार्ज पार्टिकल आपके तरफ आ रहा या बोर्ड के अंदर जा रहा। ठीक है बेटा, और अगर b वेक्टर मेरा x में होगा या तो -x में होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, चाहे -y हो जाएगा।
आगे बात समझ में। सर मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट में होगा या तो क्रॉस में होगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट में होगा या तो क्रॉस में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट में है या तो क्रॉस में है, और किसी चार्ज पार्टिकल को आप फेंक दिए वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई में फेंके या माइनस वाई में फेंके। देखिए ना, कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल ये डॉट 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 करके है, आप इसको ऊपर फेंक दिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा? सर मैग्नेटिक फील्ड हो गया डॉट में, और चार्ज पार्टिकल को कहां फेंके बेटा? ऊपर फेंके। तो आपका जो फोर्स का आंसर आएगा यहीं पे दिमाग लगा देना, या तो एक्स में आएगा या तो माइनस एक्स में आएगा, या तो फोर्स आपका इधर हो जाएगा या तो फोर्स आपका इधर होगा। बेटा ये बड़ा अच्छा कंक्लूजन है, बुक में मिलता नहीं है, लेकिन जब खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो ये ऑब्जर्वेशन आता है, और बहुत आसान ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक्स वाई जेड यही तो 3 कंपोनेंट होगा ना, अगर ये 2 कैप्चर कर लेगा तो बाकी 2 के लिए तो यही जगह बचेगा, मतलब यहां 2 4, तो बचा क्या? 2 6, टोटल 6 डायरेक्शन में आराम से डील कर लो। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड। तो यहीं पे हमको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट में है और चार्ज पार्टिकल को अगर आप वाई में फेंके हैं या माइनस वाई में, तो जो फोर्स बनेगा या तो एक्स में बनेगा या तो माइनस एक्स में बनेगा। अगर इतना दूर तक आप सोच लीजिएगा तो आपको डायरेक्शन में कुछ भी हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे सुनिए बेटा, आगे सुनिए, आगे बात को सुनिए, देखते जाइए सिर्फ। अब नेक्स्ट बात क्या है बेटा कि क्या बोले, वी वेक्टर पे आप हथेली रखिएगा, वी वेक्टर पे आप हथेली रखिए, और बी वेक्टर के तरफ आप फिंगर को कर्ल कर दीजिए, कर्ल फिंगर कर दीजिए। आपका जो थंब देगा बेटा, आपका जो थंब देगा वही दे देगा फोर्स का डायरेक्शन। बस यही है बेटा, बस यही है। इससे पहले क्या था सर? इससे पहले क्या था बेटा? आईडीएल पे आप हथेली रख दीजिए, आईडीएल पे आप हथेली रख दीजिए, आर के तरफ फिंगर को कर्ल करिए, आर के तरफ फिंगर को कर्ल करिए, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा आपका किसका डायरेक्शन, थंब किसका डायरेक्शन दे देगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर में क्या आता है बेटा? आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आता है, और यहां पे एफ वेक्टर में क्या आता है बेटा? एफ वेक्टर में आता है सर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है। एकदम क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा क्या बताएं? अच्छा बस ये पढ़ा रहे इसलिए कि बस मेरी मजबूरी है। एक होता है बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या होता है बेटा? यही होता है बेटा, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है, आप ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग का यही है बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड वाला यही होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड में समझोगे बेटा, बस बता रहे हैं नॉलेज के नाते, ताकि इससे को कभी यूज नहीं करेंगे जनरली, लेकिन बस सीख लीजिए, सीखना जरूरी होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या बोलता है बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यही है बेटा, याद रखना ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। याद आ रहा है ना, समझ में आ गया? एफ तो हमेशा वी का परपेंडिकुलर होगा, एफ हमेशा बी का परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें क्या लेकर चलता है बेटा? वी और बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, ड्रॉबैक भी है, कि इसमें तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी आपका ये उंगली सेट कर पाएगा। ये देख लो बेटा, ये दिख रहा है ना साफ साफ एकदम। थंब ये इस तरीका से, ये हो गया बेटा थंब, ये हो गया आपका थंब, ये हो गया आपका 4 फिंगर, और इसको बोलेंगे बेटा हम लोग करेंट सेंट्रल फिंगर। क्या बोलेंगे? सेंट्रल फिंगर। मिडिल फिंगर भी बोलेंगे, लेकिन इसको सेंट्रल फिंगर अभी हम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 4 फिंगर, और ये क्या है आपका थंब। एक बात तो एकदम क्लियर हो जाता है बेटा कि ये वाला देखिए बेटा ध्यान से, ये जो आपका 4 फिंगर है बेटा, ये आपका फील्ड दे देगा, ये आपका फील्ड देता है, फील्ड मतलब बी वेक्टर दे देगा, ये आपका बी वेक्टर दे दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये वाला जो है सर, ठीक है, ये हो गया, ये कि जो बनाना चाह रहा है, ये इधर वाला एक उंगली ऐसे करके आएगा बेटा, समझ में आ गया ना? ये डॉट वाला में आएगा, इसको बोलते हैं बेटा 4 फिंगर, इसको बोलते हैं 4 फिंगर।
इधर को बोलते हैं बेटा सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर जो आपके तरफ जा रहा है, ऐसे करके फिगर बना रहा है, ये वाला जो जा रहा है, ये वाला जो जा रहा है, मतलब डॉट में जो जा रहा है, उसको बोल दिया सेंट्रल फिंगर। क्या बोल दिया बेटा? पढ़ाना मजबूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई शौक से नहीं पढ़ाते हैं इसको। और ये हो गया थंब, तीनों उंगली तो बना दिया बेटा, ये हो गया थंब, ये हो गया फोर फिंगर, ये हो गया आपका सेंट्रल फिंगर। देखिए फोर फिंगर, फोर एफ और एफ, एफ और एफ को मिला दीजिए, ये तो पक्का हो गया कि ये फील्ड दे देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हेडेक खत्म हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड तीन ही है ना, एक V है, एक B है और एक इसका क्या है बेटा F। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सा फिंगर दे देगा? आपका फोर फिंगर दे देगा, फोर फिंगर दे देगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी है बेटा, ये एक तरीका से सेंट्रल, सर सेंट्रल नाम क्यों रखे? सेंट्रल स्टैंड्स फॉर करंट, 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 सी और सी को मैच करो बेटा, करंट मतलब करंट किधर होगा? जिधर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, मतलब सर जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही तो करंट बनेगा, जिधर चार्ज पार्टिकल बढ़ेगा उधर ही तो वेलोसिटी होगा। तो ये कौन सा दे देगा बेटा? सेंट्रल फिंगर। ये कौन सा दे दिया बेटा? सेंट्रल फिंगर। बचा क्या? थंब, और थंब क्या दे देगा? आपका फोर्स। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टूल हम इसलिए पढ़ाते हैं, कभी असर्शन रीजर में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, तो आपको नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है कि फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, थंब हो जाएगा फोर्स, तो बचा क्या बेटा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के जिधर होगा उधर ही करंट बनेगा, मतलब सी स्टैंड्स फॉर करंट वेलोसिटी और सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर करंट, फोर फिंगर फील्ड, बचा क्या? थंब, और थंब क्या दे देगा? आपका फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। पूरी तरीके से क्लियर हो गया? बस अब रिपीट नहीं करेंगे बेटा, आप इसको समझ लीजिए। और ये तो एकदम निचोड़ था। वी पे हथेली रखिए, बी के तरफ फिंगर को कर लीजिए, फोर्स देगा थंब का। चलिए अब आगे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो जितनी सारी बातें कही गई, ये जितनी सारी बातें थी बेटा, ये सारा का सारा किसके कारण डील किए हम लोग? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अभी जो एफ का जो डायरेक्शन देगा बेटा, याद है ना, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v वेक्टर, देन इट एक्सपीरियंसेज अ फोर्स विच इज गिवन बाय, देखो तो बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए थे कि नहीं? तो हम अभी तक जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सारा का सारा स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है सर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। सर प्रोटॉन के लिए है, अल्फा पार्टिकल के लिए है, ड्यूट्रॉन के लिए है। लेकिन सर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो फोर्स का डायरेक्शन को आप जस्ट रिवर्स कर दोगे। एक्स में होगा तो -x, वाई होगा तो -y, डॉट होगा तो क्रॉस। आप हमेशा इसी वे में याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स निकालिए। पॉजिटिव है तो एज इट इज, और अगर निगेटिव हो गया तो उसके डायरेक्शन को आप क्या काम कर दो बेटा? जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो। चलिए सब कुछ हटाएं, चलिए सर सब कुछ हटा देते हैं। अब हम कुछ आपको डायरेक्शन का खेल खेलते हैं बेटा, और हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए हैं इसमें। चलिए अब कंक्लूड कर देते हैं हम लोग पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स में। चलिए 54 मिनट और 3.9 GB का डेटा बचा है बेटा। चलिए लगता नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, हमको लगता है बस यहाँ तक हम आपका डील कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको हम डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। एक पॉजिटिव चार्ज पार्ट ये क्रॉस का फील्ड है, क्रॉस का फील्ड है, क्रॉस का फील्ड है। अच्छा इस टाइप का जब क्रॉस का फील्ड बनाते हैं ना, आप समझ जाइए कि यूनिफॉर्म है। देखो ना बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डिस्टेंस सेम हो गया। ठीक है सर, समझ गए बात को। अब सुनोगे बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस तरह से फेंके और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी इस तरीका से फेंके, दोनों पे कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दोनों पे फोर्स एक्सपीरियंस कैसा करेगा? सर क्या बताए थे, वी पे आप हथेली रख दो, बी पे आप हथेली रख दो और बी के तरफ फिंगर को कर्ल करिए, बी के तरफ फिंगर को कर्ल कर लिए। चलिए तो देखो तो बेटा इसका वेलोसिटी किधर है? इधर के डायरेक्शन में है, इधर के डायरेक्शन में है। देखें ना बेटा इधर के डायरेक्शन में है v को, और हम कर्ल किधर करेंगे? क्रॉस का फील्ड में है। देखो तो बेटा इधर जा रहा और अंदर के तरफ कर दिए बेटा, अंदर के तरफ कर दिए। अंगूठा कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर के तरफ, मतलब ये क्या होगा बेटा? ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर देगा।
वेलोसिटी तो चेंज कर नहीं सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड घुमा ही देगा। तो सर ये इस तरीके से डायरेक्शन को घुमा देगा। बस हम अभी यही तक ये इस वे में कर देते हैं। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा सर? निगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा था? वो भी इधर जा रहा था, और जाना था किस फील्ड में? क्रॉस का फील्ड में। तो सर ये तो ऊपर दिखा रहा, लेकिन ये क्या है बेटा? निगेटिव। निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर मान लेते हैं यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इधर आ रहा होता तो सर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर आपका इधर होगा कि नहीं? मतलब अपना हथेली को हम क्या कर दिए बेटा? अपना हथेली को हम इधर कर दिए और क्रॉस की तरफ लेके जाना है, मतलब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए तो कहाँ लग रहा है फोर्स? मतलब सर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ। कुछ क्लियर हो रहा? यस सर, कुछ समझ में आ रहा है बात? अभी पूरा का पूरा डायरेक्शन आपका हम क्लियर करेंगे। यहाँ से कुछ समझ में आया ना कि ये ऐसे गया तो V इधर, क्रॉस में करना है तो अंगूठा इधर, ये इधर आ रहा बेटा, तो सबसे पहले तो हम इसको इधर आ जाएंगे। इधर आकर के क्रॉस की तरफ गए तो ये किधर जा रहा है बेटा? नीचे की तरफ जा रहा है। सर कुछ क्लियर हो गया कैसे इसका ट्रेजेक्ट्री होगा? चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन में आते हैं। और याद रखिए 2018-2020 में अभी तक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी पूछ रहा, मेंस की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा कि डायरेक्शन बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आईआईटी जेई में। नीट वगैरह तो बहुत कॉमन है बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, इस पे बताइए फोर्स किधर लगेगा? थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, बी किस में है बेटा? एक्स में। वी किस में है? वाई में। पक्की बात है फोर्स या तो डॉट में होगा या तो क्रॉस में होगा। यस सर, बिल्कुल यही होगा। वी वेक्टर कहाँ है बेटा? ऊपर है। ऊपर में हाथ कैसे भी हो सकता है, हथेली कैसे भी हो सकता है। मुड़ना किधर है? बी वेक्टर, एक्स के तरफ। ये देखो तो बेटा वी के तरफ हाथ रख दिए, वी के तरफ ऐसे करके हाथ रख दिए, बी के तरफ ऐसे करके घुमा दिए। देखो तो अंगूठा किधर जा रहा? अंदर के तरफ। अंगूठा किधर जा रहा? अंदर के तरफ। मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर? इस तरीके से करके इसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? फिर से बोले, V पे ऐसे रख दिए बेटा, V पे ऊपर हाथ रख दिए देखिए, और B के तरफ मोड़े। देखो तो अंगूठा किधर जा रहा? अंदर की तरफ। ठीक है सर। ये सर V के तरफ हाथ रख दिए, मतलब V के तरफ ऐसे करके हाथ रख दिए और B के तरफ मोड़ना है ऊपर। क्या इसको मोड़ना बोलते हैं बेटा? ये क्या मेरा फिंगर कर्ल थोड़ी कर रहा, हम ऐसे करना चाहते हैं। देखो ना, ये सारे उंगली को मोड़ना है ना बेटा। ये देखो ना, ऐसे करके तो तोड़ना हो गया। ये देखो कितना आसानी से इसे करके मोड़ दिए। अब थोड़ा इसको इसे करके मोड़ के दिखाओ तो बेटा, इतना नहीं सर, समझ के बात को। तो V पे आप हाथ रख दिए और ऊपर के तरफ मोड़ना है। हम एक और बताए थे, आईना दिखा दो ना बेटा, B के तरफ ऊपर मोड़ना है। तो V पे ऐसे करके हाथ रख दिए और B के तरफ मोड़े, अंगूठा खोले। अंगूठा किस में जा रहा बेटा? डॉट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट। लेकिन नहीं सर, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। आप मत हेडेक लेना निगेटिव और पॉजिटिव का। आप पॉजिटिव मान करके V से B के तरफ मोड़िए। V इधर हो गया बेटा और B के तरफ मोड़े। देखो तो बेटा डॉट आपके सामने आ गया कि नहीं? अगर पॉजिटिव होता तो ये डॉट होता, लेकिन ये निगेटिव है। जैसे ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉस में। क्रॉस में। अब कोई बच्चा क्लासरूम वगैरह तुरंत पूछता है, सर इसमें भी क्रॉस हो गया, इसमें भी क्रॉस हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। हम बोलेंगे बेवकूफ, ये V और B देखो तो घुमा दिए कि नहीं? हम V और B घुमा दिए कि नहीं? तो ये सब दिमाग मत लगाइएगा, कॉन्सेप्ट पर आइएगा कि V ऐसे B ऐसे, V के से B के तरफ मोड़े, अंगूठा आपका डॉट में भागा, आपके तरफ भागा है अंगूठा, मतलब क्या हो गया? डॉट। लेकिन ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा? क्रॉस। आगे बढ़े। अब देखिए बेटा V और B दोनों बोर्ड में है बेटा, दोनों बोर्ड में है, दोनों बोर्ड में है। मतलब पक्की बात है फोर्स या तो डॉट में होगा या तो क्रॉस में होगा। तो V क्रॉस B, इसमें देखो बेटा V ऐसे जा रहा। अब B के तरफ हमको फिंगर को कर्ल करना है। क्या आप ऐसे अपना हाथ रख दोगे बेटा? क्या ऐसे करके कैसे B के तरफ घुमाइएगा? V से B के तरफ कैसे घुमाइएगा? नहीं सर, ऐसे नहीं घूमेगा। नीचे की तरफ घुमाना है ना बेटा, तो V पे ऐसे हाथ रखो और B के तरफ नीचे घुमाओ। अंगूठा देखो तो बेटा आपको अंदर बोर्ड के तरफ चला गया कि नहीं? अगर बोर्ड के तरफ अगर चला गया तो सर ये भी क्या हो जाएगा? अंदर के तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना सर, तो कोई हेडेक ही नहीं है। कैसे हो गया बेटा? फिर से बोल रहे हैं, वेलोसिटी और B के तरफ ऐसे घुमाए, अंगूठा देखो तो बेटा कहाँ जा रहा है? अंदर के तरफ।
V अंदर की तरफ हो गया। ठीक है सर, फिर से आप क्या काम किए हैं, वेलोसिटी और B दोनों बोर्ड में बनाए हैं। इट मीन्स दैट सर फिर कुछ ना कुछ लोचा है सर। अभी देखते हैं, वेलोसिटी ऐसे रख दिए बेटा, वेलोसिटी ऐसे रख दिया। अभी हमको नहीं पता किधर मोड़ना है, लेकिन मोड़ना ऊपर है। क्या ऐसे रखोगे तो कभी मुड़ पाएगा नहीं सर, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐसे रख दिए, वेलोसिटी ऐसे रख दिए और ऊपर की तरफ मोड़े। ऐसे वेलोसिटी रख दिए और ऊपर की तरफ मोड़े तो क्या आ गया बेटा, डॉट। क्या आ गया आपका, डॉट। तो क्या डॉट कर दे, नहीं नहीं सर, ये क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। V क्रॉस B आया आंसर डॉट, लेकिन करना पड़ेगा क्या, क्रॉस करना पड़ेगा क्रॉस। हमको हंसी इस बात पे आ रहा, कई बच्चा बोलेगा कि सर सिर्फ क्रॉस ही आता है क्या। अब हम इस तरह से क्वेश्चन ही सेट कर दिए कि वो बार बार क्रॉस ही आ रहा है। ठीक है चलो, क्यों, चूंकि देखो B मैग्नेटिक, ये वेलोसिटी को तो यही रहने दिए, लेकिन ये वाला डायरेक्शन को ही उलट दिए, ये डायरेक्शन को उलट दिए तो हो सकता है चेंज आ जाता, लेकिन निगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिए। खैर सर समझ में आने लगा क्या बात है। अब देखिए बेटा, वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रॉस। पक्की बात है, समझ लो, वेलोसिटी है x में, ये है z में, मैग्नेटिक फोर्स या तो y में आएगा या तो -y में आएगा। इतना सर कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा बेटा। V क्रॉस B, V पे ऐसे हाथ रख दिए, V पे ऐसे रख दिए, मोड़ना अंदर की तरफ है, ऑब्वियसली बात है ऐसे रख देंगे, और B की तरफ जैसे आप मोड़िएगा बेटा, ये जैसे मोड़ रहे हैं देखिए ना, V और B की तरफ मोड़िए। अंगूठा कहाँ जा रहा बेटा, अंगूठा कहाँ जा रहा, सर अंगूठा जा रहा ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर। अब ये देखिए सर, अब देखो बेटा, B और V, B और V देखो तो बोर्ड के प्लेन में आ गया कि नहीं। पक्की बात है, मैग्नेटिक फोर्स या तो डॉट में होगा या तो क्रॉस में होगा। अब V क्रॉस B, V कैसे हो गया बेटा, V ऊपर के डायरेक्शन में, V ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में V हो गया, और B किधर है, इधर है। तो जब B इधर है मतलब सर ये देखिए, V ऐसे मतलब V ऐसे भी तो हो सकता है, हथेली ऊपर रख दिए, हथेली ऐसे हो गया E, और B के तरफ अगर मोड़े V क्रॉस B, फिर क्या हो गया बेटा, ये सर क्रॉस में सर फिर क्या हो गया, ये क्रॉस में। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा, क्रॉस में। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, क्रॉस में। मतलब बार बार इसी तरह सेट किए कि वो क्रॉसी में चला जा रहा है। एनीवे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस में हो गया और V जा रहा आपका इधर। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में हो गया, V जा रहा इधर। अच्छा, ये अगर ये देखिएगा तो देखो रिप्रेजेंटेशन है, या तो डॉट डॉट करके हम B इनसाइड कर दिए, या तो इसको क्या कर दिए बेटा, इस वे में इनसाइड कर दिए। ठीक है, ठीक है सर। तो सर बात तो एक ही हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो लीजिए ना सर, V इधर और ये इधर, मतलब सर इस पे फोर्स जाएगा ऊपर। हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे थे बेटा, ये इनसाइड है या क्रॉस है, बात एक ही होता है। अब ये क्या है सर, सर अब देखो डॉट में है आपका फील्ड, ये फील्ड है बेटा, ये फील्ड है, ये आपका फील्ड है, डॉट में आपका फील्ड है, और वेलोसिटी आपका इधर है। इट मींस दैट, आप ऐसा समझो बेटा, वेलोसिटी आपका इधर है और फील्ड जा रहा है डॉट में, मतलब V इधर और B आपके तरफ, V इधर B आपके तरफ। ये देखो तो बेटा क्या हो, कौन सा डायरेक्शन हो गया सर, ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये क्या हो गया बेटा, V क्रॉस B, फिर से समझा रहे हैं, ये V और ये क्या हो गया बेटा, B, ये V ये B, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। और करा कि क्लियर हो गया बेटा। और क्वेश्चन क्या करा सकते हैं, मेरे पास भी तो लिमिटेड ही है ना, 6 ही डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन ही आपका 6 है। मान लेते हैं ये क्रॉस में हो गया बेटा, ये क्रॉस में हो गया, और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल ये इधर जा रहा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा। सर क्या है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि निगेटिव है सर ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कि देखो ना, V क्रॉस B ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन निगेटिव है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। सर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से सर इधर जा रहा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, सर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका नीचे के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक डायरेक्शन नीचे में है। तो देखो तो बेटा, V इधर जा रहा, मतलब ये इधर जा रहा और नीचे की तरफ आपको मोड़ना है, V इधर जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। अंगूठा कहाँ चला
गया सर अंगूठा चला गया क्रॉस में, लेकिन चूंकि ये निगेटिव है इसलिए इसको डॉट में आना पड़ेगा बेटा, इसलिए इसको डॉट में आना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स को क्या आना पड़ेगा, डॉट में आना पड़ेगा। आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना मैग्नेटिक फोर्स पे। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे का सारा प्रॉब्लम्स डील कराएंगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ अटैच कर देंगे। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है, लेकिन कुछ रिवाइज कर लो ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपसे खुद ब खुद हो सके। ये सब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 क्वेश्चन और कर देंगे। उसके बाद पूरी तरीके से हम इस चैप्टर को मैग्नेटिक फोर्स में F इज इक्वल टू क्या था बेटा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, न्यूमेरिकल्स होगा और उसके बाद ट्रैजेक्टरी डिफाइंड होगा कि अगर थीटा बराबर 0 180 डिग्री होगा तो कैसे भागेगा बेटा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से करेंगे। अगर थीटा आपका 0 डिग्री 180 डिग्री होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और थीटा 90 डिग्री में ये कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह ये मूव करेगा। ये हम बताएंगे आपको कि हर जगह ये इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अंदर के डायरेक्शन में लगेगा। और एक डिस्कस कर देंगे 0 180 और 90 से छोड़ करके अगर दूसरा कोई सा भी एंगल हो तब दिखाएंगे किस तरीके से ये स्पाइरल शेप बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा लेक्चर था बेटा, फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था। अब इसके बाद कोई हेडेक नहीं होता है, अब तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। लेकिन अब तक जितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिएगा। पूरा सर्कुलर मोशन का निचोड़, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पावर क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स का क्या ये औकात है कि वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर पाए, क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल है? नहीं सर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो इंटर होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो आगे हम लोग और भी चार चीज डिस्कस करेंगे बेटा। आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।